तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा उसको एक बार देख लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग थे इस पार्ट पे। सर लास्ट क्लास के आपने और नोट्स पूरे नहीं भेजे थे। भेजे ही नहीं थे मैंने। पूरे नहीं भेजे थे सर। लो क्या नहीं रह क्या गया था, यहीं तक तो था लॉरेंस ये। लॉरेंस फोर्स के बाद का नहीं है उसमें। रॉयरन फुड्स के बाद था क्या? नहीं, ये नहीं था इसकी, ये तो होगा ना जो दिख रहा है स्क्रीन पे। ये तो एक साथ ही आया होगा क्योंकि इसी पेज पे लॉरेंस भी है। क्या कहते हो? सर आया था। हाँ आया था। तो एप्लीकेशन ऑफ लॉरेंस फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ लॉरेंस फोर्स हम देख रहे थे। और यहाँ पे मैंने बताया आप लोगों को कि वेलोसिटी सेलेक्टर में इसका यूज किया जाता है। वेलोसिटी सेलेक्टर में, तो वेलोसिटी सेलेक्टर का मतलब अगर आपको पर्टिकुलर कोई वेलोसिटी चाहिए तो वो आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट से जनरेट करवा सकते हैं कि मुझे वेलोसिटी चाहिए, कितना वेलोसिटी चाहिए मुझे 100 मीटर, तो ई को कितना रखेंगे यहाँ पे? जो ई है उसको हम रखेंगे, सपोज फॉर एग्जांपल मैंने ई को रखा यहाँ पे 1000 और बी को रखा 10, तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो आप जो चाहते हैं वेलोसिटी वो ही वो आप रख सकते हैं, वो आपको मिल जाएगी, वो आपको मिल जाएगी। बाकियों का क्या होगा? मान लीजिए ये कुछ वेलोसिटी, अगर मैंने दूसरी वेलोसिटी कोई फेंकी ऐसे, तो वो वेलोसिटी ऐसे चली जाएगी। अगर मैंने वेलोसिटी बिल्कुल इस हिसाब से भेजी कि इट इज इक्वल्स टू ई अपॉन बी, तो वो जाएगी, बिकॉज इन दिस कंडीशन कोई भी फोर्स नहीं लगता है। यानी नेट फोर्स क्या होता है? जीरो होता है। जब नेट फोर्स जीरो होता है तो वी कितना निकल कर आया? ई अपॉन बी निकल कर आया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी सबको। किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकता है, अभी इस चीज को क्लियर कर लेंगे हम लोग। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, पेंडिंग मत रखो उसे, पूछते जाओ साथ के साथ कि सर यहाँ पे ये क्यों करा, वैसा क्यों किया, वैसा क्यों नहीं किया। यू कैन आस्क। चलिए, तो ये तो है जो वेलोसिटी सीधी जा रही है। ये कैसे आई वेलोसिटी? ये हमने नेट फोर्स जीरो करा, लॉरेंस फोर्स किया, लॉरेंस फोर्स को जीरो करने के बाद हमको ये वैल्यू मिली थी। अगर कोई दूसरी वेलोसिटी जाएगी तो वो ऊपर निकल जाएगी या फिर नीचे चली जाएगी। अब हम एक और एप्लीकेशन पर आते हैं इसके। अनदर एप्लीकेशन दैट इज, दिस इज इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, तो उसको ध्यान से पढ़ेंगे। इट इज साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन, अब नाम से समझ में आ रहा है इसके। तो साइकिल का मतलब एक साइकिल चलती होगी इसमें कहीं ना कहीं, एक साइकिल की तरह चलता होगा चार्ज पार्टिकल। तो करा क्या जाता है इसमें, इसको समझते हैं कि है क्या ये साइक्लोट्रॉन। तो बेसिकली इट्स पर्पस इज टू, इट्स पर्पस is to get highly energetic charge particle, हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल। अगर आपको एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल चाहिए तो साइक्लोट्रॉन की मदद से आप उसको, वो मिल सकता है हमको। ठीक है, तो क्या होता है इसमें? हाँ जी बोलो। एक्सक्यूज मी सर। सर हाँ आपने बोलो। लास्ट टाइम नोट्स भेजे थे फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइट करंट कंडक्टर तक भेजे थे बस आपने। अच्छा, तो ये नहीं था साइक्लोट्रॉन वाला, हाँ, ये वाला इससे पहले लॉरेंस वगैरह नहीं है सर इसमें। वेलोसिटी सेलेक्टर वाला नहीं था। फॉर एवर वायर टू रिमेन स्टेशनरी आपने लास्ट क्वेश्चन कराया था, यहीं अच्छा, तक है अच्छा, नोट्स बस। ध्यान दिला देते, हो गया होगा स्किप जल्दबाजी में। चलो इसको देखते हैं हम लोग। रिवाइज नहीं कर रहे हो मतलब सभी लोग, वरना इकट्ठा आता है एक साथ, मैसेज तो आ ही जाता ग्रुप पे कि सर वन पेज इज मिसिंग। लॉरेंस वहाँ पे जो पैरेलल लाइंस वाला था आपने वहां तक कर दिया था। हाँ, तो देखो रिमाइंडर डाल देते ना ग्रुप पे। चलिए खैर कोई बात नहीं।
तो साइक्लोट्रॉन देखते हैं. इट्स पर्पस इज टू गेट हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल. अच्छा, अब कैसे लेकर के आएंगे वो हमको यहाँ पे सेटअप देखना पड़ेगा कि कैसे आएगा एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल. तो यहाँ पे है हमारे पास 2D हैं. वी हैव 2 Ds ओवर हियर. तो 2D बना दे. Like this, I have 2 Ds over here. अब ये D कैसे हैं? ये इस तरह से दिख रहे होंगे. ऐसे ही जा रहे हैं D. Like this. ये D है यहाँ. Like this. तो these are 2 Ds. ठीक है. ये वुडन है. वुडन हॉलो बॉक्स. वुडन हॉलो बॉक्स. तो ये वुडन हॉलो बॉक्स है यहाँ पर. ठीक है. ओके. यहाँ पे क्या ये हॉलो बॉक्स है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हॉलो बॉक्स है, बढ़िया बात है. तो डी है ये हॉलो बॉक्स, खाली एकदम. यहाँ पे मैंने एक सोर्स लगाया, ऑल्टरनेटिंग सोर्स का मतलब इसकी पोलैरिटी बदलती रहेगी. तो यह सोर्स ऑफ ईएमएफ. ठीक है, तो सोर्स ऑफ ईएमएफ वीएस कह देते हैं, या इसका एक नाम करता हूं मैं. ठीक है, तो दिस इज द सोर्स ऑफ ईएमएफ वीएस. क्या मतलब है इस चीज का, यहाँ पे बनाते हैं इसको कि कैसा दिखता होगा ये सोर्स. इसका क्या मतलब है जो ये मैंने बना रखा है ऐसे लाइंस, इसका क्या मीनिंग है. इसको ऑल्टरनेटिंग सोर्स कहते हैं. ऑल्टरनेटिंग सोर्स. ऑल्टरनेटिंग मतलब बदलता रहता है. सोर्स ऑफ ईएमएफ कैसे बदलता है. तो सपोज ये Vs है, तो कुछ वैल्यूज इसकी इस तरह से चलती हैं, लाइक दिस. फिर इसकी वैल्यू कुछ देर बाद उल्टे डायरेक्शन में चलने लगती हैं. देखो ऐसे हो रही हैं. फिर क्या होगी, फिर दोबारा से ये ऐसे चलेगी, लाइक दिस. इट इज ऑल्टरनेटिंग, यानी ऊपर क्या प्लस है, नीचे क्या है, नेगेटिव है. ऊपर प्लस, नीचे नेगेटिव. तो लाइक दिस साइकिल इज गोइंग ऑन. ऐसा ही चलते जा रहा है. तो दिस इज द सोर्स ऑफ ईएमएफ जिसका वैल्यू है यहाँ पे V. तो कितने टाइम तक ये सेम रहता है, इतने टाइम तक ये एक वैल्यू रहता है. यहाँ से लेके यहाँ तक इसका वैल्यू कितना है, +V. और क्या हो रहा है, नीचे जाता है ग्राफ. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इट इज -V. तो इतने टाइम तक, फॉर दिस मच पीरियड इट इज पॉजिटिव, and for this much period it is negative, and again for this much period it is positive again. So it is a alternating EMF. alternate मतलब बदलते जाता है, कुछ ना कुछ वापस आता है. ये प्लस हुआ, फिर नेगेटिव हुआ, फिर प्लस हुआ, फिर नेगेटिव हुआ. तो इसको कहते हैं ऑल्टरनेटिंग, बदल रहा है. तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, मतलब दोबारा से अपनी वैसी की वैसी चीज रिपीट करे. तो मान लो कोई भी पॉइंट मैंने उठा लिया यहाँ पे, ये वाला पॉइंट दोबारा आपको कहाँ दिख रहा है, ये आपको यहाँ दिख रहा है, फिर कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ऐसे. तो जो डिस्टेंस होती है ना इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, जो टाइम लगता है, इसको क्या कहते हैं हम, टाइम पीरियड कहते हैं. मतलब सिमिलर फेनोमेना, सिमिलर चीज दोबारा से कब रिपीट हुई, उसके बीच का जो टाइम गैप होता है उसको कहते हैं टाइम पीरियड. तो टाइम पीरियड हो गया सोर्स का.
पीरियड है सोर्स का, इतने टाइम बाद दोबारा से प्लस आ जाता है, यानी कि यहाँ पे प्लस था तो दोबारा से प्लस कब आ, अगर ऐसा कहें कि यहाँ पे प्लस था दोबारा से कब आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो 2 बार प्लस के आने का जो बीच का टाइम है दैट इज टाइम पीरियड ऑफ सोर्स। फाइन, ये बात समझ में आ गई हमको। तो कितने टाइम तक ये प्लस रहेगा, TS/2 टाइम तक ये प्लस रहेगा, और नेगेटिव कितने टाइम तक रहेगा, वो भी TS/2 टाइम तक ये नेगेटिव रहेगा। तो इसको समझिए कि यहाँ पर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, यहाँ पे कुछ मेटल लगा रखा है मैंने, इस जगह पर मैंने कुछ मेटालिक लगाया हुआ है इतने पोर्शन पे, बाकी तो वुडन बॉक्स है, इतने पोर्शन पे मैंने कोई मेटल लगाया हुआ है। इससे क्या फायदा होगा, तो कैपेसिटर प्लेट की तरह ये काम करता हुआ दिख रहा है हमको, कि कैपेसिटर की प्लेट्स हो जैसे यानी। ठीक है, ओके। ये किस पोलैरिटी पे होगा, ये होगा पॉजिटिव पोलैरिटी पे, क्योंकि इसका पॉजिटिव के साथ जुड़ा होगा, ये स्टार्टिंग में दिख रहा है ना हमको यहाँ पे टाइम t = 0 पे कितना, कौन सा पोलैरिटी है, प्लस है, यानी कि ये वाला किससे जुड़ा हुआ है, प्लस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, ये वाला किससे जुड़ा हुआ है, नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। ऑल्टरनेटिंग बैटरी का मतलब समझते हैं, ऑल्टरनेटिंग बैटरी कैसी होती है, तो कुछ समय तक उसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, फिर कुछ समय बाद वही टर्मिनल नेगेटिव बन जाता है, तो ऐसे रहता है, बदलता रहता है। तो इस वाले हाफ में कैसा रहा होगा, इस वाले हाफ में कुछ ऐसा होगा, इस वाले हाफ में कैसा होगा, इस वाले हाफ में कुछ ऐसा होगा। देखो पहले पॉजिटिव था ये वाला, ये नेगेटिव था, ये क्या हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, दोबारा से कब आ रहा है पॉजिटिव, यहाँ पे आ रहा है, देखो ऐसे। तो ऐसा कह सकते हो आप, यानी इतने समय के लिए ऐसा बैटरी बिहेव करता है, बाकी समय के लिए ऐसा बैटरी बिहेव करता है, फिर वापस दोबारा आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा बिहेव कर रहा है, यह टर्मिनल कैसा है, पॉजिटिव है, ये कैसा है, नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ना एक चार्ज छोड़ दिया, मैंने फ्रॉम रेस्ट छोड़ दी, क्या लग रहा है, जो कॉमर्शियल लाइंस में सप्लाई चलती है। हाँ बिल्कुल, हाँ। तो देखो ये प्लस मैंने चार्ज यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब इस प्लस चार्ज पे क्या होगा, इस प्लस चार्ज पे फोर्स लगेगा, कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में रखा हुआ है, कहाँ जाएगा ये प्लस चार्ज, किधर जाएगा इसका मोशन, राइट में मोशन होगा ना इसका, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगी पहले प्लेट्स के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्लेट्स के बीच में आएगी तो ये प्लस वाला चार्ज आगे की तरफ इधर भागेगा। अच्छा, अब एक चीज और मेरे को बनी है कि यहाँ पे मैंने क्या चीज इंट्रोड्यूस कर रखी, मैग्नेटिक फील्ड भी डाल रखी है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड भी है, जो कि डाउनवर्ड है, अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अंदर जा रही है, तो ये चार्ज आगे जाएगा, ये चार्ज आगे की तरफ जाएगा, किसकी वजह से जाएगा, क्यों जाएगा आगे की तरफ, ये बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। हाँ, और जब ये आगे जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इस पे किधर फोर्स लगाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इस पे किधर फोर्स लगाएगा, अपवर्ड लगाएगा, ये जाना चाहता है, फोर्स लगे ऐसे, FM वाला ऐसे लगेगा, तो क्या होने वाला है इसका, ये तो घूम जाएगा, ये तो घूम जाएगा ना, ऐसे करके ऐसे घूमेगा। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पर आएगा, जैसे ही ये इसको क्रॉस करके यहाँ पर आएगा प्लस वाला चार्ज, तो इसको क्या चीज फील होगी, क्या इसकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, अब दोबारा जब इसको क्रॉस करेगा तो देखने में तो लग रहा है अगर ये प्लस वाला चार्ज इधर आया तो ये प्लस वाला इसको रिपेल करेगा, तो शायद इसकी स्पीड धीरे हो जाए, है ना, ऐसा पॉसिबल लग रहा है हमको कि ये घूम कर आएगा, जैसे ही यहाँ पहुंचेगा तो ये प्लस वाला इसको रिपेल करेगा, तो शायद इसकी स्पीड कम होते होते 0 भी हो सकते आते। अच्छा, पर हम ऐसा होने हम क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ से यहाँ तक घूमकर आया, ठीक है, जैसे ही यहाँ से यहाँ तक घूमकर आया, उसी वक्त हम लोग क्या करेंगे, इस सोर्स का पोलैरिटी चेंज करवा देंगे, यानी कि इसको क्या करवा देंगे, अब हम नेगेटिव करवा देंगे और इसको पॉजिटिव करवा देंगे। इस बात का ख्याल हमको रखना पड़ेगा। तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज इधर घूमकर आता है आफ्टर सम टाइम, तो इसको यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है, तो दोबारा से क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी,
इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और जैसी इसकी स्पीड बढ़ेगी तो रेडियस बड़ा वाला आएगा कि नहीं आएगा इस बार, क्योंकि स्पीड अगर बढ़ेगी तो रेडियस भी बढ़ेगा, बिकॉज रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, mv अपॉन ऑफ क्यूबी होता है, r इज इक्वल टू v अपॉन क्यूबी। तो अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो रेडियस भी अच्छा, तो यहां से यहां तक आते हुए स्पीड बढ़ी तो रेडियस बढ़ा, तो रेडियस बढ़ गया। अब दोबारा से यहां पर आ गया, ये यहां पर आ गया है इस जगह पर। अब जैसे ही ये इस जगह पर आया, हम क्या चाहते हैं, बैटरी कैसा फेस कर ले अपना दोबारा से यहां पर, बोलिए सर इधर वाला पॉजिटिव, इधर वाला सेम एज बिफोर, दोबारा से पॉजिटिव हो जाए और फिर ये नेगेटिव हो जाए, ये तो चाहते हैं हम। तो अब इससे क्या होगा, फिर से स्पीड बढ़ेगी, तो दोबारा से एक बड़ा रेडियस कर्व करेगा, ये ऐसा आएगा, बड़ा रेडियस मारेगा इस बार, क्योंकि स्पीड बढ़ गई ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आते ही स्पीड बढ़ जाती है, मैग्नेटिक फील्ड तो स्पीड बढ़ाता ही नहीं है। तो जैसे ही वो उस प्लेट्स के बीच में से क्रॉस करती है, जब वो क्रॉस करती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ने से रेडियस भी है, इसीलिए ये चक्कर गोल गोल काटा से यहाँ पर आ गया। अच्छा जी, ठीक है, यहाँ समझ में आ गई हमको ये बात। ये तो साइक्लोन बना लेगा एक तरीके से। हाँ, तो साइकिल बनता जाएगा, ऐसे ही बनता जाएगा, है ना। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना एक विंडो बना लेते हैं, छोटी सी खिड़की बना लेते हैं, यहाँ पे खिड़की बना देते हैं, यहाँ पे ऐसे करके एक खिड़की। इससे फायदा क्या होता है, जैसे ये भागता हुआ आएगा तो यहाँ से एग्जिट कर जाएगा, एग्जिट करेगा तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी। और सपोज मैंने कहा कि ये रेडियस किसका है, ये डिस्क का रेडियस है, रेडियस किसका है, डिस्क का रेडियस है। और हम जानते हैं वेलोसिटी बढ़ने से रेडियस बढ़ता है, यानी अगर वेलोसिटी आपको पता हो तो आप रेडियस निकाल लेते हो। तो अगर मैं आपको कहूं कि ये चार्ज पार्टिकल घूमते घूमते इस रेडियस पे बाहर निकल जाता है, तो क्या आप ये वेलोसिटी बता सकते हैं कि कितने से बाहर निकला होगा? यस सर। बिल्कुल बता सकते हैं सर। इसमें क्या करेंगे, एग्जिट वेलोसिटी निकालेंगे। एग्जिट वेलोसिटी कितनी होगी, v एग्जिट कितना होगा, इस बात को हमको जानना है। तो देखिए कैसे निकाला जाएगा। r तो हमको r बराबर होता है mv अपॉन ऑफ qb, ठीक है। r हमको नोन है, r is known to us, known because its radius of d, its radius of d, ये तो d का रेडियस है, इसे हमको मालूम। तो v कितना आ जाएगा इस हिसाब से, फिर इस हिसाब से v जो आ जाना चाहिए that is qbr अपॉन ऑफ m, ये आ गया। एग्जिट वाली वेलोसिटी आ गई। अब एग्जिट वाली वेलोसिटी आ गई है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी एग्जिट वाली, तो हाफ ऑफ m v एग्जिट का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑफ q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन m। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी जो कि बाहर निकली है चार्ज की, एग्जिट जिससे हुआ है चार्ज, वो काइनेटिक एनर्जी है ये। अच्छा, ये काइनेटिक एनर्जी निकाल ली सर आपने, सब कुछ निकाल लिया यहाँ पे। मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज थी एग्जिट वाली वेलोसिटी निकालो, वो भी निकाल दिया, काइनेटिक एनर्जी भी निकाल दी, ठीक है। तो ये दो पहलू हमने, ये दो एस्पेक्ट हमने सीख लिए। और क्या इसमें सीखना रह गया है, तो बताइए वेलोसिटी को बढ़ा कौन रहा है यहाँ पे, कौन बढ़ा रहा है ये यहाँ पे वेलोसिटी को? इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहा है जो कि प्लेट्स के बीच में तो हर बार बढ़ा देता है वेलोसिटी को। तो कितना बढ़ाता है हर बार, उसको जरा चेक कर लेते हैं हम लोग कि कितना बढ़ जाता होगा। तो यहाँ पे एक डिस्कस किया है, एक चीज और डिस्कस करते हैं हम लोग कि सपोज दो प्लेट्स हैं हमारे पास, दो प्लेट्स, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट। इसका पोटेंशियल है V1, इसका पोटेंशियल है V2। यहाँ पे मैंने छोड़ दिया पॉजिटिव चार्ज।
एट रेस्ट पे था, ये छोड़ दिया, जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो कुछ ना कुछ इसके पास स्पीड आ जाएगी, कुछ ना कुछ इसके पास स्पीड आ जाएगी या काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी इसके पास यहाँ पर आते आते। तो मैं लिख देता हूँ काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ आ जाएगी। तो कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे कितनी काइनेटिक एनर्जी आई, यहाँ से छोड़ा था हमने, यहाँ पे पहुंच गया, तो किस फॉर्मूले का यूज करोगे आप इस काइनेटिक एनर्जी को निकालने के लिए, यहाँ पर क्या चीज यूज करेंगे हम बताइए। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करो। यहाँ पे कितना एनर्जी है, यहाँ पे है एनर्जी Q इंटू V1, पोटेंशियल एनर्जी हो गया ये, प्लस काइनेटिक एनर्जी 0 है, बराबर काइनेटिक एनर्जी हमको निकालना है इंटू V2। तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, ये आ गया Q इंटू V1 माइनस V2। एंड व्हाट इज दिस, इसको क्या कहते हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, यानी ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। सो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ गया, Q इंटू V। व्हाट इज V, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, जो कि किसके बराबर होगा, इस V के बराबर होगा, यहाँ पे दिख रहा है ना V, इसके बराबर होगा। तो काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ता है जब एक बार निकलता है वहां से, तो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर, तो हम कहेंगे हाँ Q इंटू डेल्टा V के बराबर। सो एवरी टाइम चार्ज passes plate, its kinetic energy increases by QV, and in one revolution, its kinetic energy increases by, बताओ, एक चक्कर काटने के बाद कितनी बढ़ जाएगी, 2Q, इट विल बी 2Q, 2QV, है ना, क्योंकि एक चक्कर में 2 बार क्रॉस करेगा प्लेट्स को, एक तो जाते वक्त राइट में और फिर आते वक्त लेफ्ट में, तब एक चक्कर काटा हुआ माना जाएगा। तो एक चक्कर जब कटता है जब वो 2 बार क्रॉस करता है प्लेट्स को, तो कितनी एनर्जी बढ़ जाएगी एक चक्कर में, इट इज 2QV। Therefore, in n revolutions, kinetic energy exit बराबर क्या होगी, kinetic energy of exit, kinetic energy exit किसके बराबर होगी, n चक्कर काट रहा है निकलने से पहले, in n revolution before exit, before n revolution before exit, तो kinetic energy of exit, that is kinetic energy of exit बराबर हो जाएगी n into 2QV। एक QV, ये एक 2QV तो होता है एक चक्कर में, तो n चक्कर उसने काट लिए हैं तो nQV हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने का एक तरीका ये भी मिल गया हमको, एक फॉर्मूला यहाँ से भी मिल गया, यहाँ से भी बना सकते हैं इस फॉर्मूले को, और काइनेटिक एनर्जी एग्जिट यहाँ से भी मिल रहा था हमको, पहले इस वाले फॉर्मूले से भी मिल रहा था। ठीक है, ओके। तो हम एक बात कह सकते हैं यहाँ पर, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज 2, equating equation 1 and 2, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो तो क्या मिलेगा हमको, टू गेट नंबर ऑफ revolutions, so we will say half of Q square B square R square upon M बराबर N into 2QV। ये आ गया, तो N निकाल सकते हैं यहाँ से हम बहुत इजीली,
एक क्यू से क्यू हटा देते हैं और ठीक है, तो n विल बी 1/4 क्यू b स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m v। तो ये आ गया नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, तो कितने चक्कर उसने काटे होंगे, हमने ये बात निकाल ली। दिस इज द प्रोसीजर। तो हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ एग्जिट यहाँ से निकाली, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एग्जिट यहाँ से निकाली, दोनों जगह से काइनेटिक एनर्जी निकाली, है तो एक ही चीज, दोनों को कर दिया इक्वेट। इक्वेट करने से क्या आ गया कि कितने चक्कर उसने काटे होंगे निकलने से पहले, तो निकलने से पहले उसने इतने चक्कर काट लिए होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई हमको कि निकलने से पहले कितने चक्कर उसने काट लिए होंगे। अच्छा, अब सवाल ये पूछा जाता है, अच्छा मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, बताइएगा, ये T1, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला T1 T2 मिला करके कितना आएगा आंसर? T1 प्लस T2 कितना होगा टाइम, यहाँ से यहाँ तक का टाइम और यहाँ से यहाँ तक का टाइम? सोचिए, से बना देता हूँ फिगर को, कितना होगा ये बताओ। पाई बाई ओमेगा होगा। कितना कह रहे हो? 2π/ω कह रहे हो? यस सर। हाँ तो देखिए, ये जो T1 प्लस T2 है, कैसे कहा आपने? T1 प्लस T2 2π/ω कहा, तो ठीक है, वो तो जनरल फॉर्मूला हम जानते हैं। जो टाइम पीरियड होता है वो इंडिपेंडेंट होता है वेलोसिटी के, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2πm/qb होता है। इसको ना तो रेडियस से मतलब, ना इसको वेलोसिटी से मतलब, इसको किससे मतलब? 2πm/qb। तो T1 प्लस T2 इस बात पे डिपेंड करता है क्या कि इसका रेडियस कितना है? नहीं करता। इसका रेडियस कितना है इस बात पे डिपेंड करता है? नहीं करता है। किस पे करता है? सिर्फ टाइम पीरियड। टाइम मतलब एक चक्कर काटने का समय, एक चक्कर काटने का जो समय है वो किस पे डिपेंड करता है? 2π इस पे करता है m/qb, यानी मास पे करता है, चार्ज पे करता है, b पे करता है। अगर ये चीज ना बदले हम तो टाइम पीरियड नहीं बदलने वाला। तो क्या इसके मोशन, जब इसका मोशन हो रहा है यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक, एक चक्कर तो कट ही गया ना पूरा। ये हाफ सेमी सर्कल, ये हाफ सेमी सर्कल, एक चक्कर हो गया पूरा। तो इस चक्कर को पूरा टाइम कितना लगेगा? इतना लगेगा इसको 2πm/qb। ऐसा लिख लीजिए, बिकॉज टाइम पीरियड is independent of radius and speed। इस पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो भले ही आपको लग ना रहा हो कि ये सर एक चक्कर कहाँ कटा है, तो अजीब सा शेप बना हुआ है, मैंने कहा चक्कर कट गया है। चक्कर का मतलब 360 डिग्री एंगल कवर करना, तो 360 डिग्री एंगल कवर हो चुका है। यहाँ से तक 180 हुआ, यहाँ से तक 180 हुआ, ठीक है। तो ये हो गया इसके बराबर। अच्छा, ये टाइम पीरियड हो गया इसके बराबर। ये टाइम पीरियड किसके बराबर होना चाहिए जिससे कि दोबारा से एक्सेलरेट कर जाए? ये दोबारा से भाग रहा है ना तेज, ये टाइम पीरियड किसके बराबर होना चाहिए? दिस शुड बी, दिस टाइम पीरियड should be in sync with, should be in synchronized with time period of source of EMF।
सोर्स ऑफ ईएमएफ, यानी कि इस चार्ज पार्टिकल ने कहा कि मैं घूम करके वापस 2 क्यूबिक टाइम बाद आ जाऊं, जिससे निकल रहा था ना, तो इसने कहा था तुम बस एक टाइम पीरियड का वेट करो एंड आई विल बी बैक। तो ये घूम करके वापस इधर कब आ जाएगा? इतने टाइम बाद आ जाएगा। तो इतने टाइम बाद मुझे यहाँ पर वापस से प्लस चाहिए, ठीक है। शुरुआत में जो प्लस था ही इसके पास, मेरे को वापस से यहाँ पे प्लस कब चाहिए? 2 पाई एम अपॉन क्यूबिक टाइम बाद वापस से प्लस चाहिए। तो सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए, तभी तो दोबारा से एक्सेलरेट करेगा। समझ रहे हो कि नहीं? अगर मान लो ये यहाँ पे आके बैठ गया और यहाँ पे प्लस नहीं आया, तो प्लस कहाँ होगा? फिर यहाँ होगा, तो उसको अपोज करेगा, उसकी स्पीड को कम करेगा। ऐसा हम नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो दिस टाइम पीरियड शुड बी इन सिंक्रोनाइज्ड विद टाइम पीरियड ऑफ सोर्स ऑफ ईएमएफ टू फर्दर इंक्रीज इट्स स्पीड, ठीक है। ये बात होनी चाहिए, ऐसा जरूरी है। देयरफॉर टाइम पीरियड ऑफ मूविंग चार्ज बराबर हो टाइम पीरियड ऑफ सोर्स ऑफ ईएमएफ, दैट इज 2m बाय, इसका टाइम होना चाहिए, सोर्स का भी यही टाइम होना चाहिए। समझ रहे हैं? जो टाइम पीरियड है टीएस, कितना होना चाहिए? टीएस जो मैं ऊपर लिख रहा था टीएस, इसी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज से हम एक बात और कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ मूविंग सोर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ मूविंग चार्ज, फ्रीक्वेंसी ऑफ मूविंग चार्ज शुड बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। ये ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्किंग तभी साइक्लोट्रॉन काम करेगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि ये चार्ज घूम करके वापस इधर कितने टाइम में आता है? 2 पाई एम बाई क्यूबी टाइम बाद आता है। सो वी वांट कि भाई ये वाला प्लेट भी उतने ही टाइम बाद वापस से अपना प्लस दिखा दे। समझ रहे हैं? वापस से अपना प्लस दिखा दे, यानी कि पहले ये प्लस यहाँ पे था, प्लस दोबारा से प्लस कब आ जाए यहाँ पे? जब टीएस किसके बराबर हो जाए? टाइम पीरियड ऑफ मूविंग चार्ज के बराबर हो जाए। आई होप इट इज क्लियर, सो दैट कि दोनों सिंक हो जाएं। सिंक का मतलब समझ ही रहे हैं कि जो हम चाहते हैं वैसा मिल जाए, उसको सिंक्रोनाइज्ड मोशन हो जाए, ऐसा हम चाहते हैं। तो ये खास बातें हैं, इनको ध्यान रखिए साइक्लोट्रॉन की वर्किंग को लेकर के। कुछ लिमिटेशंस भी होती, तो ये आपको एनसीईआरटी से रीड कर लेनी है, या आपकी जो मॉड्यूल है उसमें लिखी हुई हैं। क्या है मैं थोड़ा बहुत बता देता हूं। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। With this, we cannot attain very high velocity. ज्यादा भी हाई नहीं ले जा सकते। That is of the order of speed of light, because mass will also begin to change by formula m is equals to m naught ब्रैकेट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ऐसा ये लिमिटेशंस दिया हुआ है। अगर ज्यादा तेज निकलवाने की अगर आपने सोची ना इससे कि चलो आज बहुत ज्यादा तेज स्पीड निकलवाते हैं इससे, तो ज्यादा तेज स्पीड निकलवाओगे तो फिर मास भी बदलने लगेगा, और अगर मास बदलने लगेगा तो रेडियस का जो फॉर्मूला होता है एम वी अपॉन ऑफ क्यू बी, जो कि सिर्फ वेलोसिटी पे डिपेंड करता था, अब मास पे भी डिपेंड करने लगेगा। तो फिर हमको शायद पता ही ना चल पाए
शायद ये वर्क ही ना कर पाए। ठीक है, जब मास बदलेगा तो टाइम पीरियड भी बदलेगा। तो 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, 2 पाई एम, एम आ रहा है ना उसमें टाइम पीरियड में, अगर एम बदलेगा तो टाइम पीरियड बदलेगा। तो हम अपनी बैटरी को सिंक नहीं कर पाएंगे, सिंक नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि हर बार टाइम पीरियड बदलेगा। पर हम बैटरी को तो एक बार में एक ही चीज बोल सकते हैं ना कि बैटरी तुम इतने टाइम बाद रिपीट करना। पर अगर चार्ज का ही टाइम पीरियड बदलता रहेगा तो हम बैटरी को थोड़ी ना बदलवा पाएंगे, क्योंकि बैटरी एक बार जो लगा दी सो लगा दी। इसलिए ये दिक्कत आ जाती है। तो ज्यादा हाई स्पीड करने से मास बदलता है, मास बदलने से चार्ज का जो टाइम पीरियड होता है वो बदलता है, जिसकी वजह से हम बैटरी का टाइम सेट नहीं कर पाते हैं। अगर हम सेट नहीं कर पाएंगे तो फिर सिंक्रोनाइज्ड मोशन नहीं हो पाएगा और हो जाएगा। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट रीजन। बाय दिस टाइम पीरियड मैं लिख देता हूं उस बात को, टाइम पीरियड ऑफ मूविंग चार्ज changes and therefore it will not be in sync with T source। ठीक है, ये दिक्कत आ जाएगी। तो साइक्लोट्रॉन के बारे में समझ में आ गया होगा आप लोगों को बेहतर तरीके से। चलिए आगे बढ़ा जाए। और जस्ट अ सेकेंड, मैं अटेंडेंस ले लूं एक बार। Now we will study about moving coil galvanometer। Moving coil galvanometer क्या होता है? Moving coil galvanometer, इस पे हम चर्चा करते हैं। तो मैंने आपको एक बार बताया था गैल्वेनोमीटर की वर्किंग, ध्यान होगा आपको इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़ रहे थे गैल्वेनोमीटर की वर्किंग। मैंने कहा था कि ज्यादा करंट नहीं लेता है और ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि कॉइल घूमती है उस पे वर्क करता है। ठीक है, तो आज वो दिन आ गया है जिसके अब हम उसको पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स सी, यहाँ डिस्कस करते हैं इसको। तो न्यू हेडिंग इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्या होगा इसमें थोड़ा सा देखते हैं, फिर समझ में आएगा अच्छे से हमको। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, जैसे अगर हमने चार्ज पार्टिकल को लाइट की स्पीड के इक्वल कर दिया तो इसका मास इन्फिनिटी हो जाए। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब देखो ये हुआ, अगर ज्यादा तेज फेंका ना किसी चीज को, ज्यादा काइनेटिक, उसका मास बढ़ जाता है, हैवी हो जाएगा वो मास। इनफाइनाइट होने का मतलब वो उसके पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। जब कोई चीज आपसे टकराती है तो वो आप जब भी आपने, मैंने छोटा पत्थर फेंकता हूँ आपके पास और एक बड़ा पत्थर फेंकता हूँ, तो चोट किससे ज्यादा लगेगी? बड़े पत्थर से ज्यादा लगेगी अगर सेम स्पीड रखी जाए तो। ठीक है, पर अगर हल्के वाले मास को मैं और भी तेज फेंकूं ना तो आपको लगेगा कोई बड़ी चीज टकराई है मेरे से। ठीक है, जैसे एक छोटी सी रबड़ है, एक छोटी सी रबड़ को आप हाथ पे मारोगे तो चोट नहीं लगेगी, पर उसी रबड़ को अगर मैं तेज मारूंगा तो आपको ज्यादा तेज लगेगी। यानी आपको क्या लगेगा कि कहीं ना कहीं उसका मास भी इंक्रीज हो चुका है। ज्यादा तेज चोट लगी है तो मतलब कहीं ना कहीं बड़ी चीज टकराई है मेरे से। तो ऐसा कह सकते हो कि वेलोसिटी अगर बढ़ेगी तो मास बढ़ने का मतलब उसका एनर्जी भी बढ़ रहा है, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है ना, E = mc²। कि अगर वेलोसिटी बढ़ाई है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब अगर वो चीज टकराए किसी से तो हमको ऐसा तो फील हो ही जाएगा कि कोई भारी चीज टकराई है।
ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मतलब कुछ हैवी चीज टकराई है, तो इस बात से हम ऐसा रिलेट कर सकते हैं। बट सर फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि मास अगर हम इंक्रीज कोई होता चीज हुआ को स्पीड नजर आता है। मतलब हाँ मगर सर फिर हम ऐसा क्यों कहते हैं कि स्पीड लॉ ऑफ लाइट के पास हम कोई चीज लेके जाएं तो वो चीज पार्टिकल में चेंज हो जाती है, मतलब पार्टिकल में नहीं होती, वो तो और खतरनाक हो जाती है चेंज। पार्टिकल में चेंज नहीं हो पाएगी, वो तो और हैवी हो जाएगी बहुत ज्यादा। अच्छा पूरा एनर्जी में ही कन्वर्ट हो जाएगा सारा का सारा मास। मास नहीं दिखेगा, पूरा एनर्जी बन जाएगा वो। तो इस चीज पे बस इतना ही हम फोकस करते हैं कि यहाँ बढ़ जाएगा। इस पे खुद पहले से रिसर्च चल रही है इस काम पे कि होता क्या है। साइंटिस्ट को भी ढंग से नहीं पता है, वो भी अनुमान लगा रहे हैं कि कोई पहुंचा ही नहीं है वहां तक तो देखने के लिए कि क्या हुआ होगा। बस ऐसा बोलते हैं कि हाँ भाई थोड़ा बहुत लगभग अगर हम पहुंच जाते हैं तो मास बढ़ता हुआ दिखा है। ओके सर चलिए तो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको थोड़ा सा इसका एक स्ट्रक्चर में दिखाता हूँ, अगर मेरे पास मौजूद हुआ, यहाँ पे होना चाहिए, प्रेजेंट नहीं है शायद अभी। तो क्या है इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, तो लेट्स सी। सपोज मैंने एक लिया यहाँ पे सिलेंडर, एक सिलेंडर लेता हूँ मैं, सिलेंडर बनाया ऐसे, और फिर मैंने इस सिलेंडर को छोड़ देते हैं, और फिर मैंने इस पर रैपिंग कर दी। रैपिंग कर दी है वायर्स की, ऐसे ऐसे रैप कर रहा हूं मैं इस पे लगातार। सब जुड़ी हुई वायर है सारी की सारी, ऐसे मैंने रैपिंग कर दी इसके ऊपर भर भर के, कोई कमी नहीं छोड़ी रैपिंग करने में। ठीक है, ढंग से कर नहीं पा रहे हैं तो ये रैपिंग की हुई है यहाँ पे मैंने। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं दिखाता, थोड़े बहुत दिखाता हूँ लाइंस, कंफ्यूजन ना हो जिससे। ऐसा रैपिंग किया हुआ है। ठीक है, होपफुली अगर मैं चाहूँ, अगर मैं डायग्राम निकालता हूँ गूगल से आपको शायद जल्दी समझ में आ जाएगा। लेट्स सी, so let me type over here. मूविंग कॉइल, फिगर दिखाने के लिए ऐसा करते हैं, नहीं टाइप हो रहा है। गैल्वेनोमीटर, तो देखिए यहाँ पे, हाँ कुछ इमेजेस पे देखें इसका। तो गैल्वेनोमीटर जो है कुछ इस टाइप से है, लाइक दिस। तो एक डायग्राम देखिए, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। ये दिख रहा है आपको, सिलेंडर बना हुआ है, यहाँ पे एक सिलेंडर है ये पूरा। इस सिलेंडर के ऊपर एक कॉइल्स रैप की हुई हैं, इस सिलेंडर के ऊपर कॉइल रैपिंग की हुई है यहाँ पर। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे नहीं, यहाँ कोई दूसरा फिगर दिखाऊं आपको मैं अगर, इस फिगर को देख लेते हैं, कोई अच्छा सा नहीं दिख रहा है। हाँ ये ठीक है, दिस फिगर इज फाइन। तो आप इसमें देखो, अगर यहाँ पे रैपिंग की हुई है, दिख रहा है सिलेंडर बना हुआ है, और यहाँ पे कॉइल की रैपिंग की हुई है। तो यहाँ पे रैपिंग करी हुई है अच्छे से, कॉइल्स बांधी हुई हैं सिलेंडर के ऊपर, कॉइल्स हैं। अब क्या है, देखो इस कॉइल में करंट जाएगा, जो करंट दिख रहा है यहाँ पे, इन करंट भेज रहे हैं ऐसे, इन कॉइल्स के अंदर करंट जाएगा। ठीक है, तो सिलेंडर के ऊपर कॉइल बांधी हुई है मैंने, सिलेंडर के ऊपर कॉइल बांधी, और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, स्प्रिंग है यहाँ पर। तो दीज आर द स्प्रिंग्स ओवर, यहाँ पे स्प्रिंग है, ये हेयर स्प्रिंग लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, इट इज हेयर स्प्रिंग। तो एक सिलेंडर है, इसमें मैंने वायर्स बहुत सारी बांधी हुई हैं, इसमें करंट छोड़ा हुआ है मैंने, करंट घूम करके इन कॉइल्स में जाएगा, ऐसे घूमता रहेगा। इन कॉइल्स को मैंने नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा हुआ है,
नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा हुआ है, और इस सिलेंडर को मैंने स्प्रिंग के साथ जोड़ा हुआ है, ठीक है, स्प्रिंग के साथ जोड़ा हुआ है यहाँ पर मैंने। सो व्हाट विल हैपन, एक डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है अच्छा सा, उसको विजुअलाइज कर लेते हैं, नहीं आ रहा है, तो यहीं पे देख लीजिए, यहाँ पे कॉइल्स लपेटी हुई हैं, मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, और इस वाले सिलेंडर के नीचे ये दिख रहा है आपको जो गोल गोल बना हुआ है यहाँ पे स्प्रिंग जैसा, कॉइल जो बना हुआ है, ये वाला स्प्रिंग जैसा जो बना हुआ है, लिखा ना एसपी लिखा हुआ है, एसपी का मतलब स्प्रिंग है ये, तो ये स्प्रिंग है जो कि नीचे जुड़ा हुआ है सिलेंडर के साथ, और इस सिलेंडर पे देखो कॉइल्स लपेटी हुई हैं 1 2 3 4 ऐसे, और ये है मैग्नेट, ये भी है साउथ मैग्नेट, तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं ऐसे, और इस साउथ पोल में ऐसे जा रही हैं, ठीक है। अच्छा, तो सेटअप है यहाँ पर, इसको हटा देता हूँ, तो डायग्राम बनाने में दिक्कत हो रही है यहाँ पे, लेकिन समझ जाएंगे इस कॉन्सेप्ट को हम। क्या है ये, ऐसा है, यहाँ पे है नॉर्थ, यहाँ पे है साउथ, और ये है हमारा सिलेंडर जिसको कि हम ऊपर से देख रहे हैं, इस फिगर को ऊपर से देख रहे हैं, इसलिए हमको ऐसा दिख रहा है, ये टॉप से देख रहे हैं, टॉप व्यू है ये, ऊपर से देखा जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो निकल रही हैं वो ऐसे निकल रही हैं इसमें, ठीक है, और यहाँ पे कॉइल्स लपेटी हुई हैं, दीज आर द कॉइल्स, ऐसे बहुत सारी कॉइल्स इस पे लपेटी हुई हैं, और इसके बॉटम मोस्ट पॉइंट पे ये स्प्रिंग लगा रखी है मैंने, ये स्प्रिंग है, ऐसी स्प्रिंग देखी होती हैं लगाई हुई हैं, तो ये स्प्रिंग कैसा काम करती है, क्या होगा इनमें कहीं ना कहीं करंट भी रन कर रहा होगा, सॉरी इसमें करंट रन कर रहा होगा कहीं ना कहीं, इस कॉइल में करंट रन कर रहा होगा, ठीक है, इनमें कॉइल्स में करंट जा रहा होगा, ऐसे करंट रन कर रहा है। अच्छा, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही होंगी, ऐसे इसमें एंटर कर रही हैं ऐसे, लाइक दिस, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको दिख रही है ना, ये वाली जो जाती हुई दिख रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये वाली, ये आप यहाँ पे इस पॉइंट पर जब आएंगी तो इनके ना वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, इनके कैंसिल हो जाएंगे, इनके हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट बचेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा हिस्सा यहाँ बचने, आपको एक बार और ढंग से बताऊं इस चीज को, तो ऐसे बना सकता हूँ, ये था हमारा नॉर्थ पोल, और ये है कुछ, जस्ट अ सेकेंड, ऐसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, पर जब ये इस लोकेशन पर आएंगी ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आपको लग रहा होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आएंगी, ऐसे आएंगी, ऐसे आएंगी, इस पॉइंट पे जाकर के एकदम सब इकट्ठी हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है मैग्नेटिक फील्ड्स, तो जब ये इस पॉइंट पे आएंगी ना, तो इनके कैंसिलेशन भी होंगे, क्योंकि ऐसे आ रही है, ये ऐसे आ रही है, तो इनका वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, तो आपस में कैंसिल होने के चांस हैं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ये, तो घूमकर इनका हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट सिर्फ रह जाएगा, सिर्फ ये रह जाएगा बी इस जगह पर, ठीक है। अच्छा, और ये बी कैसा है फिर, यहाँ पे बी हो जाता है कांस्टेंट, ड्यू टू रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इसलिए यूज कर रहे हैं, जब पर आती हैं तो इनका सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट बचता है, जो बचता है वो यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म होने से फायदा क्या होगा, तो हम टॉर्क का फॉर्मूला जानते हैं, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज m क्रॉस b, ये हम जानते हैं m क्रॉस b होता है, ठीक है। व्हाट इज m के बारे में थोड़ा सा बताइए, इट इज I इंटू एरिया वेक्टर, ये होता है, ठीक है। अगर मैं कहूंगी इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है, n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो क्या हो जाता है, यहाँ पर n से मल्टीप्लाई हो जाता है, NIA हो जाता है, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, सारे लपेटे हुए मैंने वायर्स, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कॉइल ऑफ वायर, कितनी सारी वायर लपेटी हुई है सिलेंडर पे मैंने, इन सब का एरिया भी होगा कुछ ये कॉइल्स, तो I इंटू एरिया वेक्टर और n इज द नंबर ऑफ टर्न्स कि कितने बार लूप है, तो मैग्नेटिक मोमेंट आ गया हमारे पास,
यस आ गया है। अच्छा अब देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ठीक है, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है m क्रॉस b। टॉर्क का फॉर्मूला होता है m क्रॉस b। m किधर है? ये तो है हमारी कॉइल्स, ऐसे कॉइल्स थी हमारी, इस तरह से कॉइल्स थी, तो m किधर आ रहा होगा? m इधर आ रहा है ना, ये m का डायरेक्शन हुआ कि नहीं? बोलिए, इस बात से सहमत हो कि m का डायरेक्शन इधर आएगा? यस सर। हाँ, करंट की तरफ राइट हैंड की फिंगर मोड़िए, थंब कहाँ देगा? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देगा, जो कि किधर आ रहा है? इधर आ रहा है। क्लियर? ओके, बी किधर है यहाँ पे? बी है इस तरफ, ये है बी। कितना एंगल दोनों के बीच में? 90 डिग्री। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला लिखेंगे हम, क्या आएगा यहाँ पर? टॉर्क का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? इट इज सिंपली एम बी साइन 90। अब डायरेक्शन भी होगी कुछ ना कुछ। अब डायरेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे जानना, क्योंकि हमको इसको घुमाना है। जैसे भी घूमे, घूम तो रहा है ना हमारा, तो डायरेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ये जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैग्नीट्यूड, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना है यहाँ पर? तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड है एम बी। अब एम कितना है यहाँ बताइए? एम क्या कहेंगे हम लोग? हम कह लेंगे मैग्नीट्यूड लिखा है ना, तो मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, समझ रहे हैं? तो दोनों मैग्नीट्यूड ही है। तो अब आ जाएगा एन आई ए, ये हो गया ना एन आई ए, ऊपर से आ गया। जब आपने m क्रॉस b को यहाँ लिखा एम बी साइन थीटा, तो m ये क्या है? मैग्नीट्यूड है, ये भी क्या मैग्नीट्यूड है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? एन आई ए ही तो होगा, तो एन आई ए लिख दिया। और b यानी कि क्या आ गया? अगर हम इसको थोड़ा फनी वे में लिखें तो कह सकते हैं बीना आ गया, तो टॉर्क बीना के बराबर। तो टॉर्क कितना आता है इसमें? बीना आता है। अच्छा फाइन, ठीक है। अब ये टॉर्क जब लगेगा तो होगा क्या? बताओ क्या होगा इसको, इस सिलेंडर का क्या होगा? टॉर्क आया है ना, टॉर्क आया तो सिलेंडर को कुछ ना कुछ तो होगा। कॉइल घूमेगी कि नहीं घूमेगी? किसी चीज पे टॉर्क आता है तो चीज घूमती है ना, चीज घूमेगी। अच्छा अच्छा, अगर आपसे मैं बोलूं आपने घर में कपड़े निचोड़े हैं कभी? जैसे निचोड़ते हैं ना चीजों को, निचोड़ा है कि नहीं निचोड़ा है कभी किसी को, किसी चीज को? जब आप कपड़ों को निचोड़ते हैं तो आफ्टर सर्टेन जब ट्विस्ट करते हैं ना, आप कपड़े को मोड़ते हैं, ऐसा घुमाते हैं ऐसे निचोड़ने के लिए, तो आप एक लेवल के बाद नहीं निचोड़ पाएंगे, ठीक है? नहीं, क्यों नहीं निचोड़ पाते हैं? क्या हो जाता है ऐसा? यस एनीवन? यस अशोक, क्या होता है ऐसा कि क्यों नहीं मुड़ पाता ज्यादा? एक छोटा बच्चा ज्यादा, सर उसकी लिमिट खत्म हो चुकी होती है, उसकी अगर और खत्म मोड़ेंगे तो होगी वो या फट जाएगा। नहीं? आप लिमिट आपकी खत्म होगी या इस कपड़े की खत्म होगी? एक छोटा बच्चा ज्यादा निचोड़ पाएगा या आप ज्यादा निचोड़ पाएंगे? सर हम निचोड़ पाएंगे, हम ज्यादा ताकतवर हैं, हम ज्यादा मोड़ सकते हैं। यानी कि हमसे कुछ ज्यादा ताकतवर आएगा तो वो ज्यादा निचोड़ सकता है ना? तो ऐसा ही है यहाँ पे भी। ये जो टॉर्क आया है ना, टॉर्क क्या है? एक तरह से निचोड़ने वाला एक्शन है। जैसे कि हम घुमा रहे हैं ना कपड़े को, ऐसे ही टॉर्क भी क्या कर रहा है? इस कॉइल को पूरा घुमा रहा है। अच्छा, इस बात को रेजिस्ट कौन कर रहा है? कि घूम रहा है ना, इसको कौन रेजिस्ट कर रहा होगा? इसको कोई ना कोई तो रेजिस्ट करेगा ना। अगर ये टॉर्क लग रहा है, स्प्रिंग नीचे दिख रही है आपको? स्प्रिंग लगी हुई, नीचे स्प्रिंग लगा रखी है मैंने, नीचे स्प्रिंग लगा रखी। आप इसको मोड़ेंगे ना तो स्प्रिंग क्या करेगी? रेजिस्ट करेगी। स्प्रिंग क्या करेगी? रेजिस्ट करेगी। और जब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, तो जो आपका टॉर्क है और जो स्प्रिंग का टॉर्क है, दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। तभी तो उसका निचुड़ना रुकेगा। निचुड़ना कब रुकता है? जब आपने जो लगाया टॉर्क और जो कपड़े का जो रिवर्स टॉर्क है वो बैलेंस हो जाए। समझ रहे हो उस बात को? तो ऐसे ही ये इस सिलेंडर को ना, जिस सिलेंडर पे जो कॉइल लपेटी हुई है, ये टॉर्क क्या कर रहा होगा? घुमा रहा होगा। जो हमारा ये टॉर्क आया है ये घुमा रहा होगा, पर इसको रेजिस्ट करने के लिए कौन आया हुआ है? स्प्रिंग वाला स्प्रिंग आई हुई है यहाँ पर। अब इस स्प्रिंग के बारे में हम कैसे दिखेंगे? हम तो उसको जानते नहीं है इस वाली स्प्रिंग के बारे में। हमने तो दूसरी वाली स्प्रिंग पढ़ी हुई है जिसमें स्प्रिंग फोर्स कितना होता है? Kx होता है। तो इसको हम कहते हैं एंगुलर स्प्रिंग। ये कौन सी स्प्रिंग है?
हेलिकल स्प्रिंग है ये, हेलिकल, यहाँ लिख देता हूं मैं इनके बारे में, आपको थोड़ा सा ज्ञान देता हूँ। हेलिकल हेलिकल स्पाइरल, स्पाइरल कहते हैं इसको, हेलिकल भी नहीं, स्पाइरल स्प्रिंग, स्पाइरल स्प्रिंग। एक होती है लीनियर स्प्रिंग, लीनियर स्प्रिंग। लीनियर कैसी होती है स्प्रिंग? ऐसी होती है, देखा है हमने, इस टाइप से होती हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप खींचते हैं इसको डिस्टेंस x, तो कितना फोर्स लगता है बीच में? F इज इक्वल टू kx लगता है, अगर आप इसको खींचते हैं तो x डिस्टेंस पर। ये जो स्पाइरल स्प्रिंग होती हैं ये ऐसी होती हैं, इस तरह से। अगर इनको मोड़ेंगे ना आप, इनको मोड़ेंगे, ऐसा होता है जैसे, ऐसा दिखता होगा, मैं बताऊं आपको, आपको ना ये टॉर्च में दिखेगा, टॉर्च में आप देखेंगे ना नीचे टॉर्च में ऐसा दिखेगा, कुछ स्प्रिंग में ऐसा बना होगा। टॉर्च खोल के देखिए घर में कभी भी, जिस पे आप टिकाते हो ना, सेल को टिकाते हो, ऐसा सा रहता है। तो ये हाँ जी, रिमोट में भी कुछ इस तरीके से रिमोट होता में है। भी आपको दिखेगा, रिमोट में भी देख लीजिए, दिखेगा आपको ऐसा उठा सा दिखा है। तो इस तरह की स्प्रिंग होती है, इसको मोड़ के देखना आप, तो आपको थोड़ा रेजिस्टेंस फील होगा कि मुड़ नहीं पा रही है, थोड़ा सा मोड़ पा रहा हूँ और फिर नहीं मुड़ पा रही है। तो इस तरह की स्प्रिंग होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर फोर्स बराबर kx लिखा है ना मैंने, तो यहाँ पे अगर आपने इस स्प्रिंग को कितना मोड़ दिया, अगर आपने इस स्प्रिंग को सपोज मैं एग्जांपल लूं, अगर मैंने इस स्प्रिंग को थीटा एंगल मोड़ दिया, तो मुझे दोबारा रिवर्स में टॉर्क मिलेगा, रिवर्स में टॉर्क मिलेगा। अगर मैं थीटा एंगल घुमाता हूं ना इसको, तो मुझे रिवर्स में टॉर्क कितना मिलेगा? दैट इज c इंटू थीटा। सो c क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है ये, इसको कहते हैं टॉर्शनल स्प्रिंग कांस्टेंट, टॉर्शनल स्प्रिंग कांस्टेंट। तो टॉर्शनल इज द वर्ड यूज्ड फॉर, जब किसी चीज को हम रोटेट करते हैं या टॉर्क लगाते हैं ना, तब ये जो कांस्टेंट यूज किया जाता है इसको कहते हैं। तो टॉर्क बराबर c इंटू थीटा, बिल्कुल ये मैच कर रहा है, इससे देख लो। F बराबर kx था, यहाँ पे x लेते हैं तो यहाँ पे थीटा ले रहे हैं, यहाँ पे k की जगह क्या आ गया? ये c आ गया, फोर्स की जगह कौन आ गया? टॉर्क आ गया। यानी जब आप खींचते हो तो कितना रुकावट फील करते हो आप स्प्रिंग की हेल्प वजह से? kx का फील करते हो। जब आप इसको घुमाएंगे तो कितने का रुकावट फील करेंगे? c थीटा का फील करेंगे, ठीक है। अगर आपने इसको थीटा एंगल घुमाया ना, तो आपको इतना टॉर्क झेलना पड़ेगा, स्प्रिंग आपको रिवर्स में इतना देगी, ठीक है। अगर मान लो मैं स्प्रिंग को नहीं लगाता, मान लो मैंने स्प्रिंग को नहीं लगाता यहाँ पे, तो क्या होता है इस टॉर्क की वजह से? क्या होता? ये तो घूमता ही जाता, घूमता ही जाता, रुकता ही नहीं, है ना। क्योंकि अगर मान लो मैंने सिर्फ एक ही फोर्स लगाया किसी बॉडी पे और कोई दूसरा फोर्स है ही नहीं, तो वो बॉडी एक्सेलरेट करती जाएगी ना। अगर कोई दूसरा फोर्स है ही नहीं, जैसे mg है, को फेंकते हैं तो कौन सा फोर्स लग रहा होता है? केवल mg लग रहा होता है। तो mg लगता है तो फिर बॉडी क्या होती है? एक्सेलरेट करती है। तो अगर कोई अकेला फोर्स लगा है तो वो अकेला फोर्स उसको भगवा देगा तेज। तो इसलिए अकेला अगर टॉर्क लगा रहता तो इसके एंगुलर एक्सेलरेशन आता, फिर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती ही जाती। तो ये तो बहुत चक्कर काटता तेज। पर हमको ये काम नहीं करवाना है, इससे तेज नहीं भगवाना है इसको। हम तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बनवा रहे हैं, हमको कुछ नापना है। अच्छा, तो ये टॉर्क किस पे डिपेंड कर रहा है? ये टॉर्क डिपेंड कर रहा है करंट पर। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा टॉर्क आएगा, और जितना ज्यादा ये टॉर्क होगा, देखिए अब देखिए क्या व्हाट विल हैपन नाउ। मैं यहाँ पे लिखता हूं इन इक्विलिब्रियम, पेन चेंज करें, अच्छा नहीं है थोड़ा सा ये, हाँ, इन इक्विलिब्रियम ऑफ सिलेंडर विद कॉइल व्हाट विल हैपन। तो टॉर्क ड्यू टू किसकी वजह से आ रहा था? ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला टॉर्क बैलेंस कर रहा है कौन? टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग। ये तो होता है इक्विलिब्रियम, बैलेंस करना। तो ये कितना है? बीना है तो, और ये कितना है? c इंटू थीटा है। ये हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि थीटा किसके बराबर आ? थीटा आ रहा है यहाँ पे, थीटा इज BNA अपॉन C इंटू I। BNA अपॉन C इंटू I, ये थीटा आ गया। अब हमने क्या निकाल लिया और हम करें क्या इसका निकाल करके? तो आप देखो यहाँ पर ध्यान से देखिए, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट,
थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा स्प्रिंग, स्प्रिंग में क्या आएगा, घुमाव आएगा, उतना ज्यादा स्प्रिंग में एंगल आएगा, क्योंकि जितना ज्यादा टॉर्क, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा टॉर्क होगा मैग्नेट वाला, तो उसको रेजिस्ट करने के लिए कॉइल को ज्यादा घूमना पड़ेगा, तो थीटा भी ज्यादा आएगा उस हिसाब से। ये बात मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, जितना ज्यादा करंट बढ़ाओगे थीटा भी उतना ज्यादा आएगा। तो देखिए कॉइल बना कैसे, कैसे बनता है ये, अभी बना नहीं है हमारा, अब बनेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नीडल लगा देता हूँ, मैं लगा देता हूँ एक नीडल, देख लीजिए यहाँ पे नीडल लगा दी, और यहाँ पे मैंने ऐसे ये कांच बना दिया, यहाँ पे शीशा बना दिया, शीशा है यहाँ पे, ठीक है, और एरो लगा हुआ है। ये करंट है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, किसमें है ये, माइक्रो एम्पियर्स। बहुत कम करंट होती है गैल्वेनोमीटर में, ज्यादा झेल नहीं पाता है, ये बात हम जानते हैं। 1 2 3 माइक्रो एम्पियर, यानी कि स्मॉल आई वाला करंट है ये। ध्यान आया, गैल्वेनोमीटर बना रहे हैं हम, इसके बाद ही तो एमीटर बनाते हैं, तो गैल्वेनोमीटर में तो सिर्फ करंट कम वाला ही आता है, तो वरना ये हीटिंग की वजह से खराब हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस सिलेंडर के साथ एक सुई और जोड़ दी, ये सुई दिख रही है आपको, तो जितना एंगल ये सिलेंडर घूमेगा उतना ही तो ये भी घूमेगा, ये भी घूमेगा उतना ही एंगल। अच्छा, तो हमको देखिए, जस्ट अ सेकेंड, तो एक सेकेंड रुकिए स्टूडेंट्स, जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट का टाइम दो मेरे को, अभी आया मैं। हम क्या कह रहे थे, हाँ, तो जैसे जैसे यहाँ पे ये जो एंगल घूमेगा उतना ही एंगल ये भी घूमेगा, ठीक है। अच्छा, ये मार्किंग हमने कैसे लगाई, कैसे लगाई मैंने ये मार्किंग, 3 कैसे लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो मैंने क्या किया होगा, मैंने करंट भेजा होगा कुछ, मैंने मान लो करंट भेजा अपने हिसाब से, खुद से ही भेजा मैंने करंट 3 माइक्रो एम्पियर, 3 माइक्रो एम्पियर जब मैंने करंट भेजा तो थीटा कितना आएगा, मान लो आ गया 30 डिग्री। तो 30 डिग्री पे मैं क्या करूंगा, मैं मार्किंग कर दूंगा, 30 डिग्री पे जाकर के मैं लिख दूंगा 3। फिर मैंने 4 करंट भेजा, 4 माइक्रो एम्पियर का, तो थीटा एंगल कितना आया 40, तो मैंने मार्क कर दिया 40 डिग्री पे 4। ऐसे ही 2 आया, 2 मैंने करंट भेजा तो कुछ ना कुछ थीटा आएगा, ऐसे मैंने मार्किंग कर दी, तो उसको कहते हैं हम कैलिब्रेशन, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला मिला है ना, ये फॉर्मूला से क्या होगा, इस फॉर्मूले से आप गैल्वेनोमीटर को बना सकते हैं, क्योंकि आप अपने हिसाब से करंट भेजो, उस हिसाब से आपको थीटा मिल जाएगा, थीटा मिलने के बाद आप मार्किंग कर दोगे, उस पर लिख दोगे पेन से कि हाँ इस वैल्यू पे ये चीजें आई हैं, और आपका गैल्वेनोमीटर तैयार हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक, अब इस पार्ट को क्या कहते हैं, ये दिख रहा है ना आपको ये पार्ट, इसको क्या कहते हैं, ये क्या कहलाने के लायक है, इसको जरा आप सोचिए, ऐसा सोचिए, मान लो मैंने ना इस करंट को रखा 1 माइक्रो एम्पेयर, ध्यान से सुनिएगा, ये रखा मैंने 1 माइक्रो एम्पेयर, ठीक है, और मेरे पास 5-6 गैल्वेनोमीटर रखे हुए हैं, अलग अलग पर्सन ने गैल्वेनोमीटर बनाए, लेकिन करंट सबने कितना भेजा, 1 माइक्रो एम्पेयर का सभी पर्सन ने भेजा करंट। 5 गैल्वेनोमीटर बने पड़े हैं हमारे पास, सबके सब करंट कितना भेज रहे हैं, 1 माइक्रो एम्पेयर का करंट भेज रहे हैं। एक का थीटा आता है ज्यादा, एक का थीटा आता है कम, तो जिसका थीटा ज्यादा उस वाले गैल्वेनोमीटर को आप क्या कहोगे कि क्या है वो, करंट सबने एक ही सेम भेजी है, पर एक का थीटा ज्यादा आ गया, तो क्या कहेंगे उसके उसके गैल्वेनोमीटर को हम,
जिसका ज्यादा उसके स्प्रिंग का कांस्टेंट कम होगा। हम उसकी खासियत क्या कहेंगे? दूर से देख के क्या उसकी तारीफ करेंगे? क्या कहेंगे? मतलब छुई मुई है, मतलब जरा सा एकदम जरा सा उसको करंट दिया और एकदम से वो सेंसिटिव कहेंगे, है ना? सेंसिटिव है मतलब इतना ही सा करंट दिया हमने, 1 एम्पेयर करंट दिया, 1 माइक्रो एम्पेयर करंट दिया सबको, ये ज्यादा ही उछल रहा है कुछ, तो कुछ ज्यादा उछलता है तो उसको क्या कहते हैं? वो ज्यादा ही सेंसिटिव है। और जो नहीं उछलेगा वो कहेंगे सुस्त है ये। तो ये चीज क्या बताती है? तो इसका मतलब अगर सेम करंट देने पे अगर किसी का थीटा ज्यादा आ रहा है तो वो इसकी वजह से आ रहा होगा ना, यही ज्यादा होगा उसका, जिसका ये ज्यादा होगा उसी का तो थीटा ज्यादा आएगा फॉर द सेम वैल्यू ऑफ करंट। उसको हम क्या कहना पसंद करेंगे फिर? तो उसको हम कहेंगे सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो ध्यान रखें इस चीज को, तो सेंसिटिविटी है गैल्वेनोमीटर की। समझ में आ गया कि क्यों कहा हमने इसको सेंसिटिविटी? इसीलिए ये रीजन है इसका, ठीक है, फाइन। तो ध्यान रखें इस चीज को, दिस इज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो हमारा ये इंस्ट्रूमेंट भी खत्म हो गया है, ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट भी खत्म कर लिया, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। और समझ में आ गया होगा कैसे बन रहे हैं ये गैल्वेनोमीटर, इस तरह से बन जा रहे हैं ये, ठीक है। तो आप सॉल्व कीजिएगा अपने न्यूमेरिकल्स बुक में, मिल जाएंगे आपको आकाश के मॉड्यूल में, ठीक है। ठीक, तो हम अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और किसी चीज की तरफ आते हैं, अपना अगला पोर्शन कवर करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है टेरेस्टेरियल, या यूं कहो अपनी भाषा में अगर मैं इसको कहूं तो मैं इसको कहता हूं अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा। सपोज मैंने अर्थ बनाई, ये अर्थ बनी हुई है हमारे पास, इसका यहाँ पे है इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों ही होते हैं, हम सब जानते हैं इसके बारे में। नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना टिल्ट होती है इससे, कितना टिल्टेड होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। चलो खैर देखते हैं, यहाँ पर अभी समझ में आ जाएगा कि क्या कह रहा हूं मैं। तो दिस इज माय एक्सिस ऑफ, ये रोटेशन है, तो इसको हटा देता हूं। तो ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट अर्थ घूमेगी लाइक दिस, ये घूम रही एक्सिस है हमारी। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? नॉर्थ पोल है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या नॉर्थ पोल, इसको कहते हैं साउथ पोल या हेमिस्फीयर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना ये तो घूम रहा है ऐसे, अर्थ को ना ट्रीट किया गया है एज अ मैग्नेट। अर्थ पे जो अर्थ क्या कर रही है, घूम रही है अर्थ के अंदर, अर्थ के कोर में। तो इस बात को सुनिएगा क्योंकि लिख नहीं सकते। अर्थ के जो सेंटर है, कोर है, उस कोर में क्या हो रहा है? मॉल्टन लावा मौजूद है, मॉल्टन स्टेट में डिफरेंट मटेरियल प्रेजेंट है, आयरन प्रेजेंट है, आयरन के सारे दोनों पार्ट प्रेजेंट, फेरिक और फेरस दोनों प्रेजेंट हैं। तो क्या है, उन पे चार्जेस हैं भाई, फेरिक हुआ, फेरस हुआ। मॉल्टन स्टेट में आयरन मौजूद है अगर, तो आयंस के फॉर्म में मौजूद होगा, और आयंस
क्या हो रहे होंगे इसमें, कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। क्यों मूव कर रहे हैं, क्योंकि अर्थ की एक्सिस घूम रही है। अर्थ की एक्सिस के घूमने की वजह से जो अंदर मॉल्टन स्टेट में जो मेटल आयंस पड़े हुए हैं वो भी घूम रहे होंगे, है ना, घूम तो रहे होंगे, डेफिनेट सी बात। बैलून के अंदर पानी भर लो और बैलून को घुमाओ तो कहीं ना कहीं पानी भी उसमें घूमना शुरू कर देता है, ठीक है। तो जब अगर अंदर वाला मटेरियल जो कि मॉल्टन स्टेट में प्रेजेंट है वो भी घूमेगा, यानी कि चार्ज घूमेंगे, और अगर चार्ज घूमता है तो क्या चीज डेवलप होती है, करंट डेवलप होती है। अगर चार्ज घूमता है तो करंट डेवलप होती है कि नहीं, हम निकालते तो है करंट, Q अपॉन कैपिटल T, Q अपॉन 2π/ω करते थे, करंट निकाला था एक बार हमने। तो मूविंग चार्जेस की वजह से करंट एसोसिएट होता है, और जब करंट एसोसिएट होता है होगा सर्कुलर पाथ में करंट घूम रहा होगा, और जब सर्कुलर पाथ में करंट घूमता है तो इट मेक्स अ लूप। तो करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, बिल्कुल कर रहा होगा। तो चलता हुआ चार्ज एक करंट बना रहा है, और जो करंट बना रहा मैनर में बना रहा है तो हम कह सकते हैं कि इट इज अ करंट कैरिंग लूप, एंड करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज ए स्मॉल बार मैग्नेट। करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज ए स्मॉल बार मैग्नेट, इसीलिए अर्थ को हम मैग्नेट का भी मैग्नेट की तरह ट्रीट करते हैं। अर्थ के पास मैग्नेटिज्म क्यों आ रहा है, वाई अर्थ इज बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट, बिकॉज द molten iron present inside the core at the center is in motion in a circular path, and this motion of circular path of ions constitute current, and current produces magnetic field, ठीक है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। तो कैसे होगा यहाँ पे, कैसे टिल्टेड है, किस तरह से होगा वो, यहाँ पे कैसे अरेंज हुआ है, इसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो सपोज यहाँ पे बना रहा हूँ मैं कोई पेन सेलेक्ट करते हैं अच्छा सा, ये वाला लेते हैं। तो देखिए ये सेंटर हुआ, यहाँ पे मैग्नेट बना रहा हूं मैं। तो दिस इज दी, थोड़ा डार्क कर लूँ उसको मैं। तो ये हुआ, ये है मैग्नेट, यहाँ पे ऐसा ये मैग्नेट बन रहा है। यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे आएगा साउथ, यहाँ पे आएगा नॉर्थ, ठीक है। ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। तो देखो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि सर यहाँ पे तो नॉर्थ पोल था, तो जहां पे नॉर्थ पोल होता है वहां पे अर्थ का मैग्नेट का क्या होता है, साउथ पोल होता है, ठीक है। यहाँ पे होता है साउथ पोल। थोड़ा सा मेरे को टिल्ट करना है इस फिगर को, मैं टिल्ट कर दूं उसको, हो जाए बस। ये टिल्ट नहीं होगा क्या, नहीं हो रहा है, चलो खैर खिसका देते हैं, ठीक है, ऐसा छोड़ दिया मैंने। तो ये है साउथ पोल, नॉर्थ पोल ऑफ स्मॉल बार मैग्नेट प्लेस्ड इनसाइड द अर्थ। तो ये छोटा सा है, थोड़ा सा, ज्यादा बड़ा नहीं है ये, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है ये। मैग्नेट टिल्टेड क्यों बनी? एक सेकेंड मैं बताता हूँ आपको। एक तो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ उस पर ढंग से, जरा रुकिए, जरा थोड़ा सा माफी करिएगा, एक सेकेंड मैं उसको अच्छे से बना लूँ एक बार। मुझे ना फिर गुड अपीयरेंस नहीं लग रही है इसकी इतनी, थोड़ा छोटा, हाँ थोड़ा सा छोटा बनाना है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाना है। हाँ अब ठीक है, ऐसे रखा हुआ है। यहाँ पे है इसका नॉर्थ पोल, यहाँ पे सॉरी साउथ पोल है इधर, यहाँ पे है नॉर्थ। ऐसा बिहेवियर है। आपने सवाल मेरे से पूछा कि सर ऐसा ही क्यों है, भाई ऐसे ही मूव कर रहा है, इसमें जो मॉल्टन स्टेट में है इस तरह से मूव कर रहा है। हमने इसका मोशन देख लिया होगा किसी तरह से, और हमको पता चल गया कि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मोशन होगा चार्जेस का, तो नॉर्थ पोल कह दिया, यहाँ पे क्लॉकवाइज मोशन होगा तो साउथ पोल कह दिया। ऐसे कहा, पता करवाया होगा, गया होगा कि चार्जेस कैसे मूव कर रहे हैं, ठीक है। और हमको
ये एक्सिस है, सर इसको हम आपकी कहते आवाज हैं। बीच बीच में ब्रेक हो रही है। अच्छा एक सेकेंड, वो रुकिए, अब सही है ना, कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही अभी, सही है। क्या? यस सर। चल हाँ, वो मैं थोड़ा सा इधर उधर हिलता हूँ ना खुद भी, तो इसलिए ऐसा हो जाता है, मुड़ना पड़ रहा है इसको बनाने के लिए लाइन को, तो दब जाता है उसका स्पीकर का कुछ हिस्सा। तो ये एंगल है थीटा, इस एंगल को मैं कहता हूँ ये है एंगल थीटा यहाँ पे, और इसको कहते हैं लाइन को हम मैग्नेटिक एक्सिस, ये है मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई, ये मैग्नेटिक एक्सिस हो गया, ठीक है। और इसको क्या कहूँगा मैं, एक चीज और मेरे को बतानी है यहाँ पे, इसको बताइए क्या कहेंगे हम लोग, इस लाइन को क्या कहते हो, क्या कहते हैं इस इक्वेटर। लाइन को? हाँ जी बिल्कुल, इसको कहते हैं इक्वेटर, ये हो गया इक्वेटर, दिस इज इक्वेटर, जोग्राफिकल इक्वेटर कहेंगे इसको, दिस लाइन इज जोग्राफिकल इक्वेटर, ज्योग्राफी के हिसाब से इक्वेटर है, ज्योग्राफिक इक्वेटर। अच्छा अब आप बताना इसको क्या कहेंगे। हम्म, इसको क्या कहा जाए, थोड़ा सा शिफ्टिंग ढंग से नहीं हो रही है। हम्म, नहीं बनेगा ये, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम लोग, मैग्नेटिक। मैग्नेटिक इक्वेटर। ये हो जाएगा मैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक है। हाँ तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक इक्वेटर, जस्ट अ सेकेंड, तो दिस इज मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेट का इक्वेटर है ये, इस मैग्नेटिक इक्वेटर को, ठीक है चलिए यहाँ पर, इसको एक्लिनिक लाइन भी बोलते हैं, एक वर्ड यूज करते हैं इसको, देख लेंगे खैर बाद में, एक क्लिनिक लाइन भी बोला जाता है, वी विल सी लेटर ऑन अबाउट दिस थिंग। तो ये है हमारा मैग्नेटिक इक्वेटर। अब इससे, ठीक है ये हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगी, अब हम वो बना लेंगे हम बहुत आसानी से, यहाँ से बाहर निकलेगी, नॉर्थ से निकलती है, साउथ में एंटर करती हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी ऐसे जाएंगी, यहाँ से निकल कर ऐसे जा रही हैं, थोड़ा सा अच्छा नहीं बन रहा है फिगर, like this, they will come out, यहाँ से ऐसे जाएंगी, ठीक है। तो काफी भीड़ इकट्ठी हो जाती है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, यहाँ पे एंटर कर रही हैं, और यहाँ से जब बाहर निकली है वो यहाँ से फिर ऐसे अंदर इसमें एंटर करेगी, लाइक दिस, यहाँ पे एंटर हो रहा है, यहाँ एंटर हो रहा है, और दिखा दूं मैं अगर, तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द, तो यहाँ से देखो ऐसे हो रहा है, यहाँ से अगर आप देखें ऐसे बाहर निकल रही हैं, यहाँ पे एंटर हो रहा है अंदर, ठीक है, ये चीज हो रही है।
तो देखो यहाँ पे जो सदर्न हेमिस्फेयर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, सदर्न हेमिस्फेयर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं, ठीक है। और इस लाइन को अगर मैं देखूं, इस लाइन पे क्या हो रहा है, इस लाइन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, इट इज लाइक दिस, इस तरह से हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हॉरिजॉन्टल हैं बिल्कुल। तो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ दिख रही है हमको, इस मैग्नेटिक इक्वेटर पे हमको हॉरिजॉन्टल दिख रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन मैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सरफेस के क्या है, पैरेलल हैं। चलो तो कुछ इसमें जो टर्म्स बताता हूं मैं। तो एक टर्म आता है इसमें डिप एंगल, डिप एंगल, व्हाट इज दिस डिप एंगल? डिप का मतलब डूबना, डुबकी लगाना, डिप मार रहे हैं, डिपिंग कर रहे हैं, इसमें डिप कर रहे हैं, डुबा रहे हैं किसी को, जैसे चाय में बिस्किट डुबा रहे हैं। तो ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहीं ना कहीं डिप कर रही हैं इसमें। तो डिप का मतलब हो गया कि सपोज मेरे पास यहाँ पे है ये अर्थ का सरफेस, ये अर्थ का सरफेस है मेरे पास, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर अर्थ के सरफेस पे इस वाले पार्ट को यहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट को, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है। दिस इज BE ड्यू टू अर्थ। क्या लिख रहा हूँ मैं, BE, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ है ये। कैसे जा रही है, इसमें ऐसे घुस रही है ना, ये ऐसे घुस रही है, देखो यहाँ पे बना रखी है मैंने, तो ऐसे घुस रही है। तो ये एंगल जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये जो एंगल है जो डिप कर रहा है ना, कितने एंगल पे डिप मार रहा है, कितने एंगल पे डाइव मार रहा है इसमें, तो इसी को कहते हैं हम डिप एंगल। तो थीटा D कह दो, इट इज डिप एंगल। अच्छा, तो ये डिप एंगल हो गया, ये अंदर एंटर कर रहा है अर्थ के सरफेस में, ये अर्थ का सरफेस है, अर्थ सरफेस हो गया। अब इसके ना दो कंपोनेंट होंगे, इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट तो होगा ये वाला, इसका क्या नाम है, BH, मतलब मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के जो अलोंग है। हॉरिजॉन्टल का मतलब अर्थ के पैरेलल के जो सरफेस होता है उसको हॉरिजॉन्टल सरफेस कहते हैं, जो अर्थ के पैरेलल होता है सरफेस उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल। तो BH मतलब हॉरिजॉन्टल, दिस इज BV, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, ये वर्टिकल वाली हो गई। तो ये कहाँ पे ड्रॉ किया मैंने सारा सिनेरियो, ये किस जगह का ड्रॉ किया है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, अंदर डिपिंग होती है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड एंटर द सरफेस। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मैग्नेटिक फील्ड एंटर दी सरफेस। तो ध्यान रख लीजिएगा, घुसती हुई अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखें तो वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का ही बात होगा। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि BV किसके बराबर है, BV इज BE साइन थीटा के बराबर होगा, और BH किसके बराबर होगा, BE कॉस्ट थीटा के बराबर होगा। अगर मैं डिवाइड कर दूं इनको, डिवाइड बोथ, तो आपको मिलेगा tan थीटा D इज इक्वल्स टू BV बाय BH, ठीक है। तो इस पे भी सवाल आ जाते हैं। डिप एंगल दे देगा और हॉरिजॉन्टल फील्ड दे देगा, पूछ लेगा वर्टिकल बताओ, ऐसा भी कर सकता है। और क्या कर सकता है वो इस चीज में,
उसने और कैसा इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा बीई, बीवी के होल स्क्वायर प्लस बी एच का होल स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, ये बात भी हम जानती हैं, नो डाउट इन दिस। तो व्हाट अबाउट सदर्न हेमिस्फीयर, इन सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, इन सदर्न हेमिस्फीयर तो ये अर्थ का सरफेस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी, दिस इज बी, दिस इज डिप एंगल, ये हो जाएगा बी एच, ये हो जाएगा बी वी। ठीक है, सेम थिंग, रिजल्ट विल बी सेम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, रिजल्ट सेम रहेगा। ठीक है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में ऐसा होता है, बाहर निकलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नॉर्दर्न में एंटर करती हैं अंदर, और इस एंगल को जो कहते हैं दैट इज डिप एंगल, इट इज द एंगल मेजर्ड विद द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करती हैं उस एंगल को हम कहते हैं डिप एंगल, डिप कर रहा है, डिप कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो छुप चुका है, साउथ दिखा देता हूँ थोड़ा सा डार्क करके। यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे है नॉर्थ। ठीक है, तो ऐसा है, ध्यान रखिएगा इसको। तो ये हो गया, अभी आगे जो है इसका एक कंटिन्यूशन में लूंगा मैं इसके बाद, जिससे कि ये पूरा खत्म हो जाएगा एक बार में। ठीक है, तो अभी आप फिलहाल इतना ही देखिएगा। ठीक है, इसको पढ़ना आप लोग, मैं कुछ आपको एक सम्स देता हूँ, उसको प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा, ये जो जनरली पूछे गए हैं, तो कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ सम्स की। तो इसको मैं अभी छोड़ रहा हूँ यहीं तक, इसके बाद गो, तो अभी बीच में जाके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ यहाँ पर, 10 मिनट का टाइम है, उसमें मैं कुछ एक सवाल ले लेता हूँ जो कि जनरली पूछे गए हैं आप लोगों को। तो मैं कुछ उठाता हूँ यहाँ से। तो क्वेश्चंस है, मैंने ऐसे पहले लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो देखिए, सवाल है कि एक रॉड दिया हुआ है, एक पूरा रॉड दिया हुआ है मेरे को, इलेक्ट्रिक फील्ड का सवाल है, इलेक्ट्रोस्टैट वाले चैप्टर से मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें सवाल ऐसा आया हुआ था। तो क्या है सवाल में, एक रॉड दी हुई है मेरे पास, जिसके पास पूरा चार्ज है Q, कैपिटल Q चार्ज दिया हुआ है, जैसे कैपिटल Q चार्ज, इसकी लेंथ है L, और इसकी लेंथ है L है, और इससे a डिस्टेंस दूर पे पॉइंट P है, इससे a डिस्टेंस दूर पे पॉइंट P है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए और पोटेंशियल बताइए ड्यू टू दिस रॉड। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड? तो जो हमारे फॉर्मूले होते हैं ना, KQ1 Q2 by R square, दे आर वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, दे आर वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, उनके लिए वैलिड होता है जैसे दिखने वाले चार्जेस। तो पॉइंट जैसे दिखने वाले चार्जेस कौन होते हैं? स्फेरिकल चार्ज भी तो पॉइंट जैसे ही दिखते हैं। अगर आप पॉइंट को जूम कर दोगे, किसी पॉइंट को जूम कर दो, तो वो स्फेयर जैसा दिखेगा। तो उसके लिए भी हम फॉर्मूला लगा लेते हैं कि KQ1 Q2 by R square। अच्छा, तो यहाँ पे हम कहेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, हमसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ by R square, एंड हियर Q इज द पॉइंट चार्ज। Q क्या है? पॉइंट चार्ज है। पर यहाँ पे तो पॉइंट चार्ज दिख नहीं रहा सर हमको, यहाँ पे तो पूरी रॉड दिख रही है बड़ी सी।
पॉइंट चार्ज हम कैसे बनाएं इसको, तो मैंने कहा कि आप यहाँ से रेफरेंस लीजिए, यहाँ पे बनाइए एक्सेस, और यहाँ से x डिस्टेंस दूर जाओ, एक dx एलिमेंट लो, x डिस्टेंस दूर जाके क्या करो, एक dx एलिमेंट ले लो। इस dx एलिमेंट का जो साइज होगा वो पॉइंट कहलाने के लायक होगा, और इस dx एलिमेंट में जो पॉइंट चार्ज होगा वो पॉइंट चार्ज कहलाने के लायक होगा। तो इसका चार्ज निकाल लीजिए। तो कैसे निकालेंगे इसका चार्ज? चार्ज का नाम तो है dq, चार्ज तो dq होगा, लेकिन dq होगा कितना, तो हम इसको लिखेंगे dq विल बी, पहली बात तो एक फॉर्मूला लगाया हमने kq/r², इसकी वैलिडिटी देखी और हमने dq निकाला। dq इज हाउ मच, q/l, दिस इज चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू dx। तो ये आ गया हमारे पास dq चार्ज, छोटा सा चार्ज आ गया उस लोकेशन पे। अब हम इस छोटे से चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस छोटे से चार्ज की वजह से आएगी दैट विल बी DE मतलब छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड है इस छोटे से चार्ज की वजह से। तो हमने लिखा उस एक्सप्रेशन को, तो DE इज इक्वल्स टू K dq अपॉन ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है, इट इज x प्लस a। तो यहाँ पे लिख देंगे हम इसको x प्लस a डिस्टेंस है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, x प्लस a, तो x प्लस a का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या है इसकी, लाइक दिस, राइट में डायरेक्शन है इसका। ओके, तो DE मैंने लिख दिया, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करना होता है, आपको सिर्फ इंटीग्रेशन करना होता है। नाउ इंटीग्रेटेड, क्योंकि आपने छोटे सा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, अगर बड़ा निकालना है तो सिर्फ इंटीग्रेट करना होगा। तो इंटीग्रेट करते वक्त मैंने क्या करा, इस dq को प्लेस किया, इसका वैल्यू q/l, और q/l को बाहर ले लिया, यहाँ रहने दिया dx। तो अंदर क्या आ रहा है, x प्लस a का होल स्क्वायर आ गया। लिमिट से 0 से लेकर l तक, कहाँ से कहाँ तक हमको लिमिट लेनी है, 0 से लेकर l तक। क्यों लेना है 0 से लेकर l तक, बिकॉज ये जो पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज हमको पूरा कवर करना है रॉड का। तो कहाँ से कहाँ तक जाएंगे हम इस पॉइंट चार्ज को, ये पॉइंट चार्ज कभी यहाँ पे होगा, जब ये यहाँ पे होगा तो x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और ये पॉइंट चार्ज कभी यहाँ पे भी आएगा इस कोने पे, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, l होगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिमिट इस dx की ली हुई है, इट इज 0 to l। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा मेरे पास, इसका रिजल्ट आता है कि q/l तो बाहर ले लिया, इसका इंटीग्रेशन किया मैंने, तो दिस इज द वे हाउ वी डू द इंटीग्रेशन ऑफ दिस। x प्लस a का होल स्क्वायर को लिखा हमने -2 + 1 -2 + 1, या इसको सॉल्व किया, ये हो जाएगा नीचे -1, तो माइनस ले लिया कॉमन बाहर, एंड हियर इट इज 1/x प्लस a। लिमिट्स है 0 से लेकर l तक, लिमिट्स डाली मैंने इसमें, लिमिट्स डालने के बाद आया ये पार्ट, लिमिट डालने के बाद ये आया, इसको सॉल्व किया मैंने, एलसीएम लिया इसका, तो ये आया, ये a से a कैंसिल हो गया, तो -l आया, ये -l इस वाले -l से टकरा करके पॉजिटिव हो जाएगा। सो इट बिकम्स KQL/L, l प्लस a इंटू a, ये बन गया, ठीक है, l से l कैंसिल कर दिया, तो ये आ गया एक्सप्रेशन। तो क्या है एक्सप्रेशन हमारे पास, KQ/L प्लस a इंटू, अच्छा इधर इसको एक बार आप ध्यान से देख लो, मैंने फटाफट बोल दिया है, इसको एक बार समझ लो आप। थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं, कोई दिक्कत आए तो मेरे से दोबारा पूछो, थोड़ा सा इसको मैं, अब आपको दिख जाएगा पूरा, देख लो इसको एक बार, कोई दिक्कत आए तो पूछ लीजिए। देखो जरा से, कहीं दिक्कत आए तो पूछो। क्लियर? तो यहाँ पे एक्सप्रेशन आके रुक गया मेरा, KQ/L प्लस a इंटू a। अब इसको याद करने की एक टेक्निक बनाई है मैंने, आंसर तो आ गया हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है। कैसे कि हमारा फॉर्मूला होता है KQ/R², इस R को ना मैंने, R² को मैंने लिख दिया R1 और R2, इस R² को मैंने 2 बार लिख दिया, एक R1 लिख दिया और एक R2 लिख दिया, ठीक है, यानी कि R1 R2 लिख दिया मैंने इस R² को। फाइन, ये R1 क्या बता रहा है, R1 बता रहा है एक रॉड के एक एंड से डिस्टेंस, R2 क्या बता रहा है, रॉड के दूसरे एंड से डिस्टेंस। These are the distances from two ends of rod, ये डिस्टेंसेस हैं फ्रॉम टू एंड्स ऑफ रॉड। तो देखो यहाँ पर डिस्टेंस हमको दिख रही है साफ साफ,
एक एंड से डिस्टेंस कितना है, a है, इस वाले एंड से डिस्टेंस कितना है, l प्लस a है। तो हमको क्या करना होता है, इस r स्क्वायर को दो पार्ट में तोड़ो, r1 r2, एक को लिखो एक से डिस्टेंस, एक एंड से दूसरे एंड से डिस्टेंस, इसको लिख दो, फिर वापस मल्टीप्लाई करके वापस रख दीजिए यहाँ पे। तो एक्सप्रेशन देखो वही आ रहा है, कैन यू सी दिस, l प्लस a इंटू ए, तो के क्यू अपॉन एक एंड से डिस्टेंस फिर दूसरे एंड से डिस्टेंस आप कर देंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली मैंने यहाँ पे इसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए किया है, ये आपको मैं भेज दूंगा, आप खुद से देख लीजिएगा, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, समझ में आ जाएगा। तो पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम अर्थ मैग्नेटिज्म खत्म कर देंगे और मैग्नेटिक मटेरियल पे भी आ जाएंगे, शायद वो भी खत्म हो जाए। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही।